हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो है हम लोग MJC मेजर कोर्स हिस्ट्री 6 सेमेस्टर 4 BA स्टूडेंट्स के लिए जो शॉर्ट नोट्स है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसी डिस्कशन लगातार कर रहे हैं, तो उसी में अगली कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्मनी का एकीकरण के कारण एवं प्रभाव। जर्मनी का एकीकरण माने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और उसका इफ़ेक्ट्स एवं प्रभाव। जर्मनी का एकीकरण के बारे में पढ़ना है कि एकीकरण किस कारण से हुआ और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये पढ़ना। तो लिखा है जर्मनी में भी इटली की भांति एकीकरण की लहर फैल चुकी थी। ठीक है, इटली जिस तरह से यूनिफाई हुआ उसी तरह से जर्मनी भी एकीकरण की लहर फैल चुकी थी। जर्मनी में भी जर्मनी के एकीकरण हेतु चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन के विस्तार के निम्नलिखित कारण प्रमुख। जर्मनी में जो एकीकरण करने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसके कुछ प्रमुख कारण थे। पहला, जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का उदय। दूसरा, आर्थिक कारण। तीसरा, पर्शिया की उन्नति। चौथा, इटली के एकीकरण या राष्ट्रीयकरण का प्रभाव। और पांचवा, पर्शिया सम्राट विलियम प्रथम की नीति। तो कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण हेतु जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसको एक्सपेंड किया गया, उसको विस्तार दिया गया। उसके कुछ प्रमुख कारण थे। पहला कारण है जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का उदय। जब जर्मनी में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म का इमर्जेंस हुआ, नेशनलिज्म का फीलिंग क्या हुआ, इमर्ज हुआ। राष्ट्रीयता की भावना का क्या हुआ, उदय हुआ जर्मनी में। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव स्वरूप, जब फ्रांस की जो क्रांति हुआ उसके प्रभाव स्वरूप 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस के अधीन स्टीन जैसे जर्मन देशभक्तों ने जर्मनी के विविध राज्यों को एक सूत्र में संगठित करने का प्रस्ताव रखा। फ्रांसीसी क्रांति के जो प्रभाव स्वरूप 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस के अधीन स्टीन जैसे जर्मन देशभक्तों ने भी जर्मनी के विविध राज्यों को एक सूत्र में संगठित करने का क्या रखा, प्रस्ताव रखा। परंतु लेकिन जर्मनी के देशभक्तों की इच्छा को कुचलकर 38 भागों में जमीनों को जर्मनी को बांटकर जर्मनी का ढीला ढाला संघ बना दिया गया था, जिसके कारण जर्मन में राष्ट्रीय क्रांति की लहर गुप्त ढंग से उत्पन्न हो रही थी। लिख रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव स्वरूप फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने सुना होगा 1789 में जो हुआ था, फ्रांस की जो क्रांति थी, तो उसके प्रभाव के कारण 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस के अधीन स्टीन जैसे जर्मन देशभक्त जो थे उन्होंने कहा कि जर्मन के अलग अलग राज्यों को एक सूत्र में संगठित किया जाए। और लेकिन जर्मनी के जो देशभक्तों की इच्छा को कुचलकर क्या किया गया, 38 भाग में जर्मनी को बांट दिया गया और जर्मनी का ढीला ढाला क्या बना दिया गया, संघ बना दिया, जिसके कारण जो है गुप्त तरीके से, गुप्त ढंग से, सेक्रेटरी तरीके से जर्मन में जो है राष्ट्रीय क्रांति की जो लहर थी वो उत्पन्न हो रही थी। मैंने लोगों में राष्ट्रीय भावना का उदय हो रहा था कि हमें अपना एक राष्ट्र बनाना है। दूसरा है आर्थिक कारण। जर्मनी राज्य संघ के अलग होने की वजह से व्यापार में भारी असुविधा होती थी और व्यापारी वर्ग भी तंग थे, क्योंकि उनको कई स्थानों पर चुंगी चुकानी पड़ती थी। जर्मनी राज्य संघ के अलग होने का वजह अलग अलग बहुत सारा बन गया था, उसमें व्यापार में भारी असुविधा होती थी और व्यापारी वर्ग को बहुत जगह जो है चुंगी देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो व्यापारी वर्ग भी तंग थे कि अलग अलग जगह देना पड़ रहा है। माल भरे जहाज कई राज्यों की सीमाओं से गुजरा करते थे और जहाँ तहाँ उन लोगों से चुंगी ली जाती थी। तो जब माल भरे जहाज अब एक जगह दे देगा, एक देश में मान लो, अब हर राज्य में अगर सीमा लिया, टैक्स लिया जाए, कर लिया जाए, तो उससे जो है क्या होगा, व्यापार पे असर पड़ेगा। व्यापारी तंग आ रहे थे इससे। तो लिखा है कि जर्मनी राज्य संघ के अलग होने की वजह से व्यापार में भारी असुविधा होती थी और व्यापारी वर्ग भी तंग थे, क्योंकि उनको कई स्थानों पर चुंगी चुकानी पड़ती थी।
माल भरे जहाज कई राज्यों की सीमाओं से गुजरा करते थे, बॉर्डर से गुजरा करते थे, और जहाँ तहाँ उन लोगों से चुंगी ली जाती थी। इस तरह जर्मन संघ का विरोध होना क्या था, स्वाभाविक था। फलतः जगह जगह पर उसका विरोध किया गया। एक दूसरा कारण था आर्थिक कारण। तीसरा है पर्सिया की उन्नति। जर्मनी राज्य संघ के दो प्रधान राज्य, एक पर्सिया और एक ऑस्ट्रिया, में प्रभुता स्थापित करने के लिए संघर्ष चल रहा था। जो जर्मनी राज्य संघ जो बनाया गया था, उसके दो प्रधान राज्य, उससे क्या बने, दो प्रधान राज्य, एक पर्सिया और एक क्या था, ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी राज्य संघ के दो प्रधान राज्यों पर्सिया तथा ऑस्ट्रिया में प्रभुता स्थापित करने के लिए संघर्ष चल रहा था। विभिन्न जातियां एशिया में दिनानुदिन उन्नत हो रही थी। जर्मन जाति वहां अपना बोलबाला स्थापित करने की कोशिश में थी, इसलिए जर्मन जाति संपूर्ण राज्य का नेतृत्व करना चाहती थी। कह रहा है कि जर्मनी राज्य संघ का जो दो प्रधान राज्य बना था, एक पर्सिया और एक ऑस्ट्रिया, वहाँ प्रभुता स्थापित करने के लिए संघर्ष चल रहा था। अलग अलग जातियाँ जो थी एशिया में दिनों-दिन उन्नत हो रही थी, तो जर्मन जाति भी चाह रहा था कि एशिया में हम अपना क्या बना लें, बोलबाला स्थापित कर लें। इसलिए जर्मन जाति जो था वो संपूर्ण राज्य का, पूरे देश का क्या करना, राज्य का क्या करना चाहती, नेतृत्व करना चाहती थी। अगला जो हमारा बिंदु है वो इटली के एकीकरण या राष्ट्रीयकरण का प्रभाव। सन 1860 ईस्वी में इटली में पीडमोंट के शासक विक्टर इमानुएल के नेतृत्व में स्थापित राष्ट्रीय एकता के कारण जर्मनी के लोगों में यह विश्वास जम गया था कि प्रशिया में सम्राट के नेतृत्व द्वारा जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। जर्मनी के पक्के विश्वास के फलस्वरूप जर्मनी के एकीकरण का कार्य शुरू हो गया। कह रहा है कि 1860 में जो इटली में जो पीडमोंट के शासक थे विक्टर इमानुएल, उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता के कारण जर्मनी के लोगों में भी ये विश्वास जम गया था कि प्रशिया में भी सम्राट के नेतृत्व द्वारा जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। जर्मनी के पक्के विश्वास के फलस्वरूप ही जर्मनी के एकीकरण का कार्य शुरू हो गया। अब है कि पर्शिया सम्राट विलियम प्रथम की नीति। सन 1861 में निरंकुश शासक विलियम प्रथम पर्शिया की गद्दी पर बैठा, परंतु उसकी नीति अन्य राज्यों से भिन्न थी, राजाओं से भिन्न थी। वह भली भांति ये समझता था कि राजा को जनता का हितैषी होना चाहिए, दयालु, पराक्रमी, परिश्रमी, ईमानदार और बुद्धिमान होना चाहिए। इस तरह वह प्रक्रिया में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता था, वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता था। उसकी इस नीति से प्रेरणा पाकर जर्मनी के देशभक्तों ने पर्शिया के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का कार्य क्या किया, निश्चित किया। अतः इन्हीं सब कारणों तथा परिस्थितियों में जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण हुआ, यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का। कह रहा है कि पर्शिया के जो सम्राट थे विलियम प्रथम 1861 में, वो निरंकुश शासक थे, उनको कोई रोकने वाला नहीं था, उन पर कोई अंकुश नहीं था, लेकिन और उनका पॉलिसी भी भिन्न था अलग राजाओं से। वह इस बात को जानते थे कि राजा जो है वो जनता का क्या होना चाहिए, हितैषी होना चाहिए, जनता की भलाई, हितैषी मतलब जो हित के बारे में सोचता हो, हितैषी, तो जनता का हितैषी होना चाहिए, मैं जनता की भलाई के बारे में जो सोचता हो वैसा राजा को होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, बहादुर, पराक्रमी, परिश्रमी, ईमानदार और बुद्धिमान होना चाहिए। तो वो जानता था कि इस तरह का राजा होना चाहिए। तो इस तरह वह प्रक्रिया में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता था, और उसकी इसी नीति से प्रेरणा पाकर जर्मनी के जितने भी देशभक्त थे वो पर्शिया के नेतृत्व में क्या किया, जर्मनी के एकीकरण का कार्य निश्चित किया, और तब जाकर ये जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण हो पाया। इस तरह ये जो टॉपिक है इसका हम लोग डिस्कस कर लिए। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।